ज्ञानदूत प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? सामान्यतः सजीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सामान्यतः उनकी मॉर्फोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी सिमिलरिटीज को आधार मानते हुए उनका वर्गीकरण करते हैं। जंतु जगत सबसे बड़ा जगत माना जाता है। इसमें बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स को शामिल किया जाता है। वे समस्त जीव जिनमें कोशिका भित्ति, क्लोरोफिल नहीं होते हैं और वे पादप समभोजी नहीं होते हैं, अर्थात विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वे सब जंतु होते हैं। अर्थात इस जगत में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी, क्लोरोफिल अनुपस्थित होगा और समस्त जीव हेटेरोट्रॉफिक होंगे। समानताएं ये सब होती हुई भी सामान्यतया जंतुओं के अंदर उनकी बॉडी सिमेट्री, उनकी कोशिकाओं का अरेंजमेंट या विन्यास, संगठन का स्तर, देह गुहा और नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। सामान्यतया जंतु जगत को 11 मेजर फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मोर देन 30 फाइलम्स आर देयर। लगभग 30 फाइलम जो हैं वो उपस्थित हैं, लेकिन उनमें से सभी माइनर फाइला हैं और 11 जो हैं वो मेजर फाइला हैं या बड़े ग्रुप हैं। वर्गीकरण का जो आधार है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहली बात हम करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। प्रोटोजोआ से और कॉर्डेट तक अगर हम जंतुओं को देखते हैं तो उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम हम देखें तो एक कोशिकीय जंतु होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। उसके आगे जब कोशिकाओं का एक मास या एक लूजली अरेंज सेल्स जहां उपस्थित होती हैं तो वहां पर उनको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सामान्यतया ये इस तरह का जो देखने को मिलेगा विन्यास वो हमें पोरीफेरेंस में देखने को मिलेगा। यहां नेक्स्ट स्टेज पे हम देखते हैं तो अरेंज सेल्स जो हैं अरेंज होकर एक डिस्टिंक्ट डर्म बना लेती हैं, लेकिन विशेष तौर से टिश्यूज का अभाव होता है और यूं कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ टिश्यूज का शुरुआत हो जाती है। तो वी मूव ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी डिजाइन। अगर हम जटिलता की ओर बढ़ते हैं तो वहां देखेंगे कि सिलेंट्रेट्स आते हैं। सिलेंट्रेट्स में यहाँ पर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बट दिस इज नॉट अपडेटेड लेवल ऑफ टिश्यू लेवल। नेक्स्ट में देखते हैं तो प्लेटीहेल्मेंट्स और एस्कीहेल्मेंट्स फाइलम होते हैं। यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ अंग तंत्र, अंग कोटि का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स सबको अगर हम देखते हैं तो वहां पर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर वो है सिमेट्री, सममिति। सममिति के आधार पर अगर हम जंतुओं को वर्गीकृत करते हैं तो प्रोटोजोआ से और कॉर्डेट्स तक भिन्न भिन्न सिमेट्री हमें यहाँ देखने को मिलेगी। इनवर्टिब्रेट में सभी तरह की समितियां देखने को मिलती हैं। एसिमेट्रिकल अर्थात कोई जंतु जब उसको किसी भी सेक्शन से हम काटें, इस तरह की उसकी अपीयरेंस हो कि हम उसको किसी भी तरह से काटें तो दो समान भागों में वो विभक्त नहीं हो, तो ऐसी जंतु एसिमेट्रिकल कहलाते हैं। प्रोटोजोअन्स में सभी तरह की समिति देखने को मिलती है, एसिमेट्रिकल भी होते हैं। यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री भी कुछ जंतु दर्शाते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री भी जो है प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलती है।
और पोरिफेरेंस में स्पंज की बात अगर हम करते हैं तो जो जटिल तरह के स्पंज होते हैं उनके अंदर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है या वे असममित प्रकार के जंतु होते हैं। स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री प्रोटोजोअन्स के कुछ विशेष ग्रुप हैं जहां पर हेलियोजोआ और रेडियोलेरियंस। स्फेरिकल सिमेट्री के लिए जंतु का विन्यास या उसकी सिमेट्री इस तरह की होती है जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर। हम इसको अगर किसी भी एंगल से काटते हैं और केंद्रीय अक्ष से वो काट गुजरती है तो वो दो समान भागों में विभक्त हो जाती है बॉडी। ऐसी स्थितियां सामान्यतया सन एनिमल कुले अगर हम एग्जाम्पल दें तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलती है। वैसे हेलियोजोवंस और रेडियोलेरियंस इन सब के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है क्योंकि इनकी संरचना बॉल लाइक या गेंद लाइक, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेंद लाइक संरचना देखते हैं और उसको हम कहीं से भी काट लें तो वो दो समान भागों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर कोई एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल साइड का कोई डिमार्केशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री सामान्यतया जो बेलनाकार जंतु होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। स्पंज यहाँ और सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। दरअसल में जैसे हम स्पंजों की बात भी कहें तो यहाँ पर इस तरह की बेलनाकार शरीर यहाँ पर देखने को मिले, और अगर हम हाइड्रा की बात कहें तो उसके अंदर भी हम यूं देखें तो ये ओरल एबोरल एक्सिस हो जाएगा। इसमें हम इसके ऊपर एक्सटर्नल ऑर्गन्स का वितरण देखें तो ये टेंटिकल्स। यहाँ अगर हम मुख अपमुख अक्ष में इसको किसी भी तल में काट लें तो ये दो समान भागों में, तो कोई भी बेलनाकार संरचना होगी उसको ये मुख और ये अपमुख साइड, यहाँ पर ऑस्कुलम देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ जो है यहाँ किसी सबस्ट्रेट से चिपका हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस तरह की सममिति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री। तो बेलनाकार शरीर हो वहां पर हमें ये सममिति देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री, अरीय सममित। अब हम बात करते हैं द्विअरीय सममित, बाइरेडियल सिमेट्री। टिनोफोरन्स में बाइरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर हम टिनोफोरा की स्ट्रक्चर देखें तो उसकी कुछ संरचना इस प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर कॉम्ब प्लेट्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर 4 कॉम्ब प्लेट हैं, और अगर हम यहाँ एक तरफ 4 कॉम्ब प्लेट हैं, दूसरी तरफ भी 4 कॉम्ब प्लेट हैं, तो यहाँ ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ देखने को मिलेंगे और टेंटिकल्स, यहाँ एक तरफ टेंटिकल, दूसरी तरफ दूसरा टेंटिकल। इसको अगर हम इस तरह से विभक्त करते हैं तो 4 कॉम्प्लेट ऊपर की तरफ, 4 कॉम्प्लेट नीचे की तरफ, एक टेंटिकल ऊपर, एक टेंटिकल नीचे। और इसी तरह से अगर यूं डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी 4 कॉम्प्लेट और टेंटिकल, इधर भी 4 कॉम्प्लेट और टेंटिकल। तो यहाँ पर केवल क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो ही दो समान भागों में विभक्त करते हैं। तो इस तरह की स्थिति टिनोफोरन्स में हमें देखने को मिलती है। पेंटारेडियल सिमेट्री, सॉरी यहाँ ये टिनोफोरा नहीं है। पेंटारेडियल सिमेट्री हमें जो देखने को मिलेगी वो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलेगी। यहाँ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो होते हैं आप जानते हैं कि वो जिनमें 5 भुजाएं होती हैं, 5 या उसके गुणक भुजाएं जहां उपस्थित होती हैं, और वो सभी भुजाएं एक जैसे आकार की होती हैं। तो वहां पर अगर हम ये स्टारफिश का एग्जाम्पल देखें तो इसमें 3, 4 और 5, तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो एक यहाँ सेंट्रल एक्सिस तक पहुंचती है, दूसरी यहाँ, तीसरी इधर, चौथी यूं और ये 5वीं। इस तरह से यदि हम सेंट्रल एक्सिस तक काटते हैं तो 5 भुजाएं डिस्टिंक्ट हो जाती हैं जो कि सभी समान प्रकार की भुजाएं होती हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ सममिति देखने को मिलेगी इकाइनोडर्मेटा के अंदर पेंटारेडियल सिमेट्री। अब हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित जंतु जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं या दूसरे
एनिलिडा ओनवर्ड्स किसकी भी बात करें तो ज्यादातर में जो है हम किसी भी एनिमल को देखते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग को ही देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये बॉडी, अगर हम इसको ये लेग्स, यहाँ पर ये हाथ, यहाँ पर आई, यहाँ पर नोज, माउथ, ये सब चीजें अगर हम इसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स का वितरण ध्यान रखते हुए अगर हम इसको केवल सेंट्रल एक्सिस से जिस काटते हैं तो दो समान भागों में बंटता है। एक हाथ इधर चला जाएगा, टांग इधर चली जाएगी, एक आंख, एक नाक का आधा हिस्सा, और इस तरह से अगर हम बांटते हैं तो ये जो सिमेट्री मिड सैजिटल सेक्शन से अगर हम काटते हैं तो दो समान भागों में या दो समान अर्धांशों में विभक्त होने की जो बात होती है यहाँ बायलेटरल सिमेट्री में, ओनली ए सिंगल प्लेन या तल, जिसे हम कहते हैं केवल एक तल, डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाल्व्स, दो समान अर्धांशों में विभक्त की जाती है केवल एक तल में काटने पर। और ये यहाँ पर मिड सैजिटल प्लेन की बात हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम देखें तो गैस्ट्रुला के अंदर 3 डर्म लेयर बन जाती है। बाहरी डर्म जो होती है एक्टोडर्म होती है, अंदर की डर्म जो होती है वो एंडोडर्म होती है, और दोनों के मध्य में जो होती है वो मीजोडर्म होती है। इस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु और डिप्लोब्लास्टिक जहां पर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती है वे जंतु डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर हम कहें एम्ब्रियोलॉजी का आधार है, और यहाँ पर दो समूह में बांटते हैं इसको, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। द्विजन स्तरीय और त्रिजन स्तरीय जंतु। द्विजन स्तरीय जंतुओं में डिप्लोब्लास्टिक जिन्हें हम कहेंगे, वहां पर केवल दो जनन स्तर उपस्थित होते हैं, 2 germ layers are present, outer is known as the ectoderm और inner one is known as the endoderm। सामान्यतया यहाँ स्लेंट्रेट्स के अंदर इस तरह की बात देखी जाती है। कुछ ऑथर्स ने पोरेफेरेंस को भी डिप्लोब्लास्टिक में शामिल किया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो जहां पर 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं और 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट, उनमें से सबसे बाहरी एक्टोडर्म, मध्य में मीजोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म, ये 3 जनन स्तर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ये प्लेटीहेल्मेंस ऑनवर्ड्स सभी जंतुओं में ऐसा देखने को मिलता है, अर्थात यूं कहते हैं प्लेटीहेल्मेंस से और कॉर्डेटा तक ये सब जंतु जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस तरह की ये डिप्लोब्लास्टिक वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, सीलोम। सीलोम क्या होती है? हम यहाँ पर सबसे पहले सीलोम की बात करते हैं। देह गुहा, देह गुहा अगर हम बात करें कि होती क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु जो होते हैं उनमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म, इन दोनों स्तरों के मध्य मीजोडर्म उपस्थित होती है, और मीजोडर्म जिस गुहा को घेरे रहती है, ये गुहा इस तरह से, ये जो जगह कहलाती है इसे कहते हैं सीलोम। सामान्यतया एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य मीजोडर्म से आस्तरित गुहा सीलोम कहलाती है। ये तो ये डेफिनेशन हो गई। तो सीलोम इज द कैविटी ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, देह भित्ति और आंत की भित्ति के मध्य में, जो कि मीजोडर्म से आस्तरित होती है, सीलोम कहलाती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीलोम, the animals or animal kingdom divided into 3 categories. Number 1, acoelomate, अगुहीय, जहां पर सीलोम नहीं होती है। ऐसी स्थिति जहां सीलोम नहीं होती है तो सीलोम कहां चली जाएगी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म। मीजोडर्मल cells are present in the space between the ectoderm and endoderm. So there is no space between the ectoderm and endoderm, or this space
is filled up by the mesenchymal cells और mesodermal cells। तो यहाँ पर स्थान बचा ही नहीं है, इसलिए ऐसे जंतु प्लेटीहेल्मिन्थ्स में या प्लेटीहेल्मिन्थ्स में रखते हैं इनको, और ये एसिलोमेट होते हैं। दूसरी बात आती है स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में उन जंतुओं का रखा जाता है जिनमें कूट गुहा उपस्थित होती है। स्यूडो मानी झूठी और सिलोमेट मानी देह गुहा। अर्थात झूठी गुहा कैसे होगी? दिस वन इज द एक्टोडर्म, यहां पर ये एंडोडर्म, और इसके बीच में ये स्थान जिसमें क्या होता है, मेसोडर्म की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। mesenchymal or the mesodermal cells are present in between the ectoderm and endoderm, but they not form a distinct derm। इस तरह से ये मेजन और बीच में जो जगह बसती है, अब इसको सीलोम कह देते हैं। लेकिन ये वास्तविक सीलोम नहीं हुई। वास्तविक सीलोम क्या होगी? जो मेसोडर्म से आस्तरित होगी, और यहाँ पर ये मेसोडर्म से आस्तरित होती नहीं है, तो यहाँ कहलाते हैं कि इन pseudocoelomates the mesoderm appears as a pouch between the ectoderm and endoderm, but the cavity form is not lined by the mesoderm। तो मेसोडर्म से आस्तरित नहीं होती है, वह गुहा स्यूडोसिलोम कहलाती है। ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम की बात हमने पहले कर ही ली कि वास्तविक सिलोम वो होती है जो मेसोडर्म और जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य होती है और मेसोडर्म से आस्तरित होती है। तो द स्पेस विच इज लाइन बाय द मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से आस्तरित हुई ये गुहा अब कहलाती है हमें ट्रूसिलोम। दिस वन इज सिलोम। और वे जंतु जिनमें ये ट्रूसिलोम उपस्थित होती है उनको हम सिलोमेट जंतु कहते हैं। एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कॉर्डेट, सभी तरह के जंतु जो हैं वो सिलोमेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन, ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हम जानते हैं कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक कहते हैं हम कॉर्डेट और दूसरा कहते हैं हम नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट वे जंतु होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, और नॉन कॉर्डेट वे जंतु होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होती है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है? सामान्यतया जंतुओं के अंदर या कॉर्डेट्स में एक 3 फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं, और 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स में क्या होता है? यहां हम देखें कि एक लॉन्गिट्यूडिनल कार्टिलेजिनस सपोर्ट रोड है जो कि कहां पर उपस्थित होती है? नर्वस सिस्टम के नीचे उपस्थित होती है। तो यहां पर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित है और इसके डोर्सल साइड में नर्व कॉर्ड उपस्थित होगी। तो दिस वन इज द नोटोकॉर्ड, और यहां पर क्या होगी? नर्व कॉर्ड। यहाँ ब्रेन हो जाएगा और ये नर्व कॉर्ड हो जाएगी, और इसके नीचे क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल। इसके साथ में ये एलिमेंट्री कैनाल होगी। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये स्थान या ये कैविटी मतलब रोड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल कार्टिलेजिनस सपोर्टिंग रोड रनिंग बीनीथ द नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड होगी और ये नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड और नीचे एलिमेंट्री कैनाल। तो जहां पर ये नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है वो सब कॉर्डेट होते हैं, और जहां पर नोटोकॉर्ड नहीं होती है, एब्सेंट होती है, उसे हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सामान्यतया हम वर्गीकरण का इन आधारों पर जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।